हेलो जी, स्वागत है आपका सेवा परमो धर्मा चैनल पे। ना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो जरूर देखें जो कि हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर की है। तो पहले आप ये वीडियो को देख लें, फिर हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इंद्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्या यमुनाया पश्चिमे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ये है 9500 केजी का नेशनल एम्बलम का स्टैचू जो कि प्लेस किया जा चुका है हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है दिल्ली में, बिल्कुल हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ ही सामने, तो उसके बिल्कुल ये बीच में प्लेस किया जा चुका है। तो एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ इसकी लोकेशन कैसा, मैप से कैसा लगता है ये, ऊपर से अगर आप देखें व्यू तो कैसा लगता है ये। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं हमारे प्यारे भारत का नक्शा है। अब इसको थोड़ा जूम करके अगर आप अपनी गाड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जूम करके करते 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 यहाँ हम पहुँच गए दिल्ली। और ये जो गोल सर्कल में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है, मतलब कि जो पुराना पार्लियामेंट था वो उसकी बिल्डिंग है ये, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा जो सारे वो सभा सुबह हैं वो सारी यहीं पे हैं। लेकिन अब जो इसके बिल्कुल सामने जो बन रही है वो देख सकते हैं आप, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसका कि शेप है ट्रायंगल शेप का। इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे, आप आगे जाके बताएंगे आपको। इस पर पूरी एक वीडियो भी रिलीज़ कर रखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी, कि कैसे क्यों हमारी ज़रूरत पड़ी एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, जबकि एक पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वहाँ पे। लेकिन अभी के लिए तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा वहीं पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही है। अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका इनॉग्रेशन अक्टूबर के आसपास, तब तक वो बन के तैयार हो जाएगी और तब तक हमारी लोकसभा और राज्यसभा वहां तक शिफ्ट हो जाएंगी, वहां पे शिफ्ट हो जाएंगी। और इस संसद भवन के बीचों बीच, जैसे आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप है इसका, ट्रायंगल के बीचों बीच जो सेंटर है इसका, यहाँ पे प्लेस किया गया है ये अशोका का स्तंभ, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और मतलब एक अलग सा एलिगेंस देता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिलेगी, वो सब बातें करेंगे इस वीडियो में। और साथ में हम बात करेंगे कि जो अभी इनॉग्रेशन हुआ है अशोका स्तंभ का, उसके रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, कुछ पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो खुश नहीं है इसकी इनॉग्रेशन को रिलेटेड, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड, जहाँ पे ये अशोका स्तंभ लगाया गया है, जो कि आप अपने फोन की स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। खूबसूरत सा एक 3D चित्र है इस बिल्डिंग का। अब बात करें इस बिल्डिंग की कॉस्ट के बारे में कि कितना खर्चा आएगा इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में, तो वो माना जा रहा है यहाँ पे, बताया जा रहा है यहाँ पे कि 862 करोड़ रुपया का लगभग खर्च आ जाएगा इस बिल्डिंग को बनाने में, पूरा कंप्लीट होने में, तैयार होने में, जो कि यूएस डॉलर की बात करें तो उसमें होता है लगभग 110 मिलियन डॉलर के आसपास का बनता है। अब अगर आप ये पूछे मेरे से कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी, मतलब ये कब बनना शुरू हुई थी बिल्डिंग, तो वो ये शुरू हुई थी 10 दिसंबर 2020 से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होना हो गई थी। मतलब आइडिया तो बहुत पहले से आ रहा होगा कि हमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है, लेकिन जो शुरुआत हुई बिल्डिंग की नींव रखने की वो हो गई थी 10 दिसंबर 2020 से। और इसकी कंप्लीटेड डेट जो बताई जा रही है कि मतलब इस डेट कंप्लीट हो जाएगी लगभग, तो वो बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ के आसपास की प्लानिंग है, कंफर्म नहीं है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, कि मतलब एक फाइनल डेट दे रखी है कि अक्टूबर 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि ये मतलब इसकी लाइफ स्पैन होगी 150 ईयर तक। जी हाँ दोस्तों, 150 साल तक लाइफ होगी इस बिल्डिंग की। मोस्ट प्रोबेबली 150 साल से भी ज़्यादा खड़ी रह जाएगी ये बिल्डिंग। वेट, तो अब आप पूछेंगे कि भाई आपको इतनी जानकारी कैसे है, मतलब इतनी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में आपको ये सब जानकारी कैसे, कितनी कॉस्ट लगी, कब तक बन के तैयार हो जाएगी, क्यों ट्रायंगल शेप, ये सब वगैरह वगैरह। तो भाई मेरे को, क्या आप सरकारी मेंबर हो? नहीं भाई, मैं कोई सरकारी मेंबर नहीं हूँ। भारत की सरकार ने इसकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बना के, बहुत सुंदर वीडियो बना के तैयार करके बताई थी कि
क्यों हमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है और इसमें कितना खर्चा, इसका शेप, और सबसे बड़ी बात इसका शेप ट्रायंगल ही क्यों रखा गया, वो सब एक पूरी सुंदर सी वीडियो में तैयार करके एडिट करके बताया गया, तो वो भी आप देख लो पहले। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में, जो कि स्थापित किया गया है हमारे नए पार्लियामेंट के बीचों बीच में। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्व और बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस होता है अपने नेशनल एम्बलम को देख के। अब ये मैं ऐसी हवा में बातें नहीं फेंक रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसको सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा प्राउड और गर्व महसूस करोगे। आप एक बार खुद ही सोच कर देखिए, मौर्यन एम्पायर जो कि भारत पे 2200 साल पहले राज करता था, और इस एम्पायर ने हमारे भारत को बहुत ही महान महान एम्परर्स दिए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही तेज तरार योद्धा थे, जिन्होंने बाद में जाके बुद्धिज्म को भी अपना लिया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, मतलब कि इनके पिता थे बिंदुसारा और उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो हमारा नेशनल एम्बलम जो आज आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने, वो हमने डायरेक्टली बोरो किया था। जो लो एंड कैपिटल है अशोका की स्टैचू से बोरो किया है। और जो आज आप अशोक चक्र देखते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सोच के देखो यार एक बार कि 2200 साल पुरानी जो हमारी विरासत है वो आज भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आज तक। क्योंकि सम्राट अशोक का आप एम्पायर देखो तो ये बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक और नीचे सदर्न पार्ट भी इंडिया का, वो पूरा फैला हुआ था, पूरा कितना बड़ा एम्पायर था। और इसीलिए अशोका को पूरी दुनिया ये भी कहती है कि अशोका द ग्रेट, क्योंकि वो सही में बहुत ग्रेट राजा थे। तो इसलिए अगर आप हिस्ट्री के मुताबिक देखें तो हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। मैं यहाँ पे नेशनल फ्लैग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेशनल एम्बलम की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड की, तो वो डेनमार्क को मुकाम हासिल है, यानी कि डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना बताया जाता है। नाउ आप बात करते हैं कंट्रोवर्सी पे, जो कि इस नेशनल एम्बलम को लेके हो रही है। जब इसे इनोग्रेट किया गया अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीचों बीच, जब इसे इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तब इस पे क्या क्या विवाद छिड़े उसके बारे में बात करते हैं। अब इस एम्बलम के अनवील को लेकर असाउद्दीन खोसी ने प्रोटेस्ट किया है, और उनका कहना यह है कि ये जो संविधान है हमारा वो अलग करता है पार्लियामेंट की पावर्स को, गवर्नमेंट की पावर्स को और जुडिशरी पावर्स को। और एज अ हेड ऑफ दैट गवर्नमेंट, मतलब कि उस गवर्नमेंट के जो मुख्य हैं, हेड हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता उस नेशनल एम्बलम को अनवील करने का। मतलब कि इनका कहना यह है कि पीएम मोदी को ये जो नेशनल एम्बलम है उसे अनवील नहीं करना चाहिए था। ये हक इनको नहीं बनता, ये हक बनता है प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस वगैरह को मिल के बुला के उन्हें अनवील करना चाहिए था ये।
तो इस बात को लेकर ये नाराज हैं। और इसमें एक और बात उन्होंने कही, ये फोटो आप ध्यान से देखें तो इन्होंने ये जो शेयर किया है इसमें आप पीछे देखें ध्यान से तो ये ओम बिरला साहब हैं जो कि हमारे लोकसभा में स्पीकर हैं। तो अब ओवैसी साहब का ये कहना है यहाँ पे कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को, जो कि गवर्नमेंट का कोई सब ऑर्डिनेट नहीं है। और ये कोई सब ऑर्डिनेट नहीं है गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल न्यूट्रल है और ये बिल्कुल सरकार से अलग होकर चलते हैं। और ऑब्वियसली ये न्यूट्रली एक्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये पक्षपात करने लगे तो फिर पार्लियामेंट चलाने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब असाउद्दीन साहब का ये कहना है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था प्रस्तुत। तो ये अब इनकी नाराजगी है यहाँ पर। लेकिन यार अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो यार यहाँ पे कोई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन तो हो नहीं रहा था, ये सिर्फ एक नेशनल स्तंभ जो हमारा भारत का उसका यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा था, वो भी खाली हमने पूजा वूजा की है। जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक पार्ट है, जो एक स्टैचू है, उसको खाली अनवील किया गया है आज। अभी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना बाकी है जो कि अक्टूबर के आसपास मैंने आपको बताया कि होगा। तो ये तो खाली एक पार्ट की मतलब एक स्टैचू को अनवील किया गया आज। तो उस पर असाउद्दीन साहब का ये कहना है कि जो पीएम ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया, हैज वायलेटेड ऑल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्वीट में जो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका जो भी सवाल या सुझाव हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर भर दें। और इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।